Welcome back to my channel. This is Akshita, and in this video we're going to cover the whole chapter of organic chemistry, haloalkane and haloarenes. तो बेसिकली इस वीडियो का टारगेट है कि मैं फटाफट से आपका हेलोएल्केन एंड हेलोअरीन चैप्टर पूरा कवर करवाने वाली हूँ इन द लीस्ट पॉसिबल टाइम, एंड हम कोशिश करेंगे कि 50 to 1 hour में 50 minutes to 1 hour में आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए. वैसे काफ़ी बड़ा चैप्टर है, बट आई हैव मेड सम क्रिस्प एंड शॉर्ट नोट्स जो कि पूरी तरह से शॉर्ट भी नहीं है और आपकी एक एक चीज़ कवर भी कर रहे हैं, एंड ईजिली आपको सारी चीज़ें समझ भी आ जाएंगी इफ़ यू आर ऑन द वेरी 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 बेसिक लेवल. मतलब आपको अगर इसके बारे में कुछ भी नहीं आता, सो विद दिस वीडियो आपका हेलोअल्केन एंड हेलोअरीन तो कवर हो जाएगा. तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स स्टार्ट. आ जाइए. तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करते हैं. भाई जब भी हम किसी चैप्टर को शुरू कर रहे हैं तो हमें पहले उसके नाम को समझना चाहिए, राइट? तो आपके चैप्टर का नाम है हेलोअल्केन एंड हेलोअरीन. तो सबसे पहले हम समझेंगे कि हेलोअल्केन एंड हेलोअरीन होता क्या है. जैसा कि हमें इतना तो पता है कि कोई भी अगर आपका ऐसा हाइड्रोकार्बन है जो कि सिंगली बॉन्डेड है, सिंगल बॉन्ड है, तो हम उसको बोल देते हैं एल्केन, है ना. और किसी भी आप कह सकते हैं जैसे कि बेंजीन, कोई वैसा हाइड्रोकार्बन जो कि एरोमेटिक हो, उसको आप बोल देते हैं अरीन्स, राइट. तो हम इस केस में देखेंगे कि जहाँ पर भी आपका कोई भी एल्केन है उसके साथ हेलोजन अटैच है तो हम उसे बोल देंगे हेलोएल्केन. कोई भी अगर आपका ऐसा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है यानी कि कोई अरीन है उसके साथ हेलोजन अटैच है तो वो हेलोअरीन हो गया. सिंपल, ठीक है. हेलोजन मतलब आपका जो ग्रुप 17 है. कौन सा है आपका ग्रुप 17 पीरियोडिक टेबल का? बहुत ही फेमस वाला है भाई, फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन. ठीक है. तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ टुडेज चैप्टर. सो लेट्स मूव फर्दर. ओके, नॉमेनक्लेचर पे आ जाते हैं. तो नॉमेनक्लेचर होता क्या है? नॉमेनक्लेचर भाई, अगर आपको कोई भी आपके सामने कंपाउंड है एंड आपको उसका नाम देना है, आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो आपको कंपाउंड गिवन है इसका आप नाम बताइए, दैट इज नोन एज नॉमेनक्लेचर. सिंपल. तो अगर कोई भी हेलोअल्केन है या हेलोअरीन है ना, आपको उसका नाम देना है तो आप सिंपल क्या करेंगे? IUPAC नेमिंग के लिए आप क्या करेंगे? देखिए, आपके चैप्टर का नाम क्या दिया गया है? हेलोअल्केन एंड हेलोअरीन. तो कोई अगर हेलोअल्केन है तो आप उसको हेलोअल्केन के फॉर्म में ही लिख दो. मतलब जैसे कि आप देखिए CH3Cl है. कहाँ गया मेरा कर्सर? ये रहा. जैसे कि CH3Cl है तो मुझे कैसे लिखना है? हेलोअल्केन. तो पहले मुझे हेलोजन लिखना है. ये रहा हेलोजन, तो मैं क्या लिख दूंगी? क्लोरो एंड देन एल्केन. मेरा एल्केन कौन सा है यहाँ पे? मीथेन, तो क्लोरोमीथेन. सिमिलरली अगर मुझे कोई एरोमेटिक कंपाउंड लिखना है तो आप हेलोअरीन के फॉर्म में ही चलिए. पहले आप हेलोजन लिखिए. देखिए ये आपका हेलोजन कौन सा है? Cl, यानी कि फिर से आप क्लोरो लिखेंगे. एंड अगर आप इसको थोड़ा बहुत जानते हैं तो ये आपका बेंजीन है, तो आप क्या लिख देंगे? क्लोरो बेंजीन. अभी पीछे में इसका स्ट्रक्चर ये रहा आपका क्लोरो बेंजीन. ठीक है, ये आपका बेंजीन एंड इससे अटैच्ड आपका क्लोरीन. सो दिस इज क्लोरोबेंजीन. अगर मैं कॉमन नेम की बात करूँ तो हम उसको लिखते हैं एज एल्काइल हेलाइड. जैसे कि आपका CH3Cl की ही मैं बात करूँ तो इस केस में आपका पहले एल्काइल आएगा. तो एल्काइल क्या है यहाँ पर? मिथाइल. एंड आपका हेलाइड क्या है? क्लोराइड. सो दिस इज मिथाइल क्लोराइड. सिमिलरली यहाँ देखिए आप इसे कैसे लिखेंगे? अराइल हेलाइड. तो देखिए ये क्या है आपका? बेंजाइल एंड दिस इज क्लोराइड. सो बेंजाइल क्लोराइड. सॉरी यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ पर आना चाहिए बेंजाइल क्लोराइड. आ जाइए आगे. अब हम आ जाते हैं कॉमन नॉमेनक्लेचर पे. ये एक आपका टेबल है जो NCERT में गिवन है. इसमें आपको बताया गया है, एक कंपाउंड दिया हुआ है, स्ट्रक्चर दिया हुआ है, उसी का आपको कॉमन नेम एंड IUPAC नेम दे रखा है. अच्छा, नाउ एक छोटी सी मैं कन्फ्यूजन क्लियर कर देती हूँ. जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है सेकेंडरी ब्यूटाइल, टर्शियरी ब्यूटाइल. तो हमें कैसे पता चलेगा कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी क्या होता है? बेसिकली आपको देखना है कि जिस भी कार्बन से आपका हेलोजन अटैच है वो कितने कार्बन से अटैच है. मतलब देखिए, अगर ये CH के बाद लिखा है Cl, यानी कि ये इससे बाउंडेड है ना. ये जो CH है ये किसके साथ बॉन्ड बना रहा है? इस क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना रहा है. तो हम इसी कार्बन को देखेंगे. अब आप देखिए कि ये जो कार्बन है ये और कितने कार्बन से अटैच है. तो ये और कितने कार्बन से अटैच है? देखिए ये आपका एक कार्बन ये और एक कार्बन ये, तो यानी कि ये आपका 2 कार्बन से अटैच है, तो ये सेकेंडरी हो गया. सिमिलरली यहाँ देखिए आप कहाँ गया? हीरा. ये वाला जो कार्बन है हेलोजन से कौन सा कार्बन अटैच है? ये वाला. आप देखिए ये कितने कार्बन से अटैच है? ये 3 कार्बन से अटैच है, यानी कि आपका टर्शियरी ब्रोमाइड है. ठीक है, देखिए टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड एंड सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड.
माई सजेशन टू यू इज़ कि आप जब भी IUPAC नेमिंग करें तो जो भी आपका ऐसे कंपाउंड की कंडेंस फॉर्म या फिर कोई भी फॉर्म बॉन्ड लाइन फॉर्म दी हुई आप पहले उसको प्रॉपर खोल के लिखें, उसकी स्ट्रक्चरल फॉर्म में लिखें एंड देन उसकी IUPAC करें। इससे क्या होता है, आपके जो मिस्टेक के चांसेस हैं वो बहुत ही कम हो जाते हैं। वन मोर सजेशन इस कि आपको अगर कहीं पर भी ऐसा कुछ दिखे कि आपका जो कार्बन है वो हाइड्रोजन के साथ तो एक ही बॉन्ड बना रहा है और बाकी के 3 बॉन्ड वो किसी भी हेलोजन के साथ बना रहा है, जैसे कि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो क्या होता है, हम उसका कॉमन नेम जो आ जाता है वो कैसे आ जाता है, जैसे यहाँ पे देखिए जो आपका कार्बन है वो हाइड्रोजन के साथ एक ही बॉन्ड बना रहा है, बाकी के 3 बॉन्ड क्लोरीन के साथ बना रहा है, तो इसको हमने बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। सिमिलरली नीचे वाले में देखिए, इसको मैंने क्या बोल दिया, ब्रोमोफॉर्म। अगर यहीं पे मैं CH3 लिख देती तो वो हो जाता आयोडोफॉर्म। इसी को अगर हम इसके IUPAC नेम में बोले तो ये हो जाएगा ट्राईक्लोरोमीथेन, दिस इज योर ट्राईब्रोमोमीथेन, और अगर यहाँ CH3 हो जाता तो वो हो जाता आपका ट्राई आयोडोमीथेन। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो अरीन, कि हम हेलो एल्केन और हेलो अरीन को किस तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं अलग अलग बेसिस पे। तो पहला बेस जो आता है हमारा, कि जो हमारा हेलो एल्केन है या हेलो अरीन है उसमें कितने नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स हैं। अगर एक ही हेलोजन एटम है तो हम उसको बोल देते हैं मोनोहलाइड या फिर मोनो हेलो एल्केन। अगर 2 है तो हम उसको बोल देते हैं डाई हेलो एल्केन, 3 है तो ट्राई हेलो एल्केन। सेम इन द केस ऑफ अगर आपका अरीन है तो आप बोल सकते हैं मोनो हेलो अरीन, अगर 1 है तो 2 है तो डाई हेलो अरीन, और अगर 3 है तो ट्राई हेलो अरीन। तो वही ये देखिए, अगर आपका 1 है तो मोनो हेलोजन कंपाउंड, 2 है तो डाई हेलोजन कंपाउंड, 2 से ज़्यादा है तो पॉली हेलोजन कंपाउंड। आगे आ जाइए। अब हम देखते हैं बेस्ड ऑन द हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन के बारे में भी एक छोटा सा आइडिया ले लेते हैं। बेसिकली आप ऐसे याद कर सकते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है। हाइब्रिडाइजेशन मतलब अगर आपका कोई भी कार्बन है और वो एक ही बॉन्ड बना रहा है, सिंगल बॉन्ड बना रहा है, इतना तो आपको पता होगा 2 तरह के बॉन्ड्स होते हैं, सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। अगर आपका जो कार्बन है वो सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, यानी कि हर एक एटम से वो सिंगली बॉन्डेड है, तो उसको हम बोल देते हैं कि ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। अगर वो डबल बॉन्ड बना रहा है तो हम उसको sp2 हाइब्रिडाइज बोल देते हैं। अगर वो ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है तो हम उसको sp हाइब्रिडाइज बोल देते हैं। तो बेसिकली इस वाली क्लासिफिकेशन में हम देखने वाले हैं कि जो आपका हेलोजन है वो जिस कार्बन से अटैच है वो कितना, मतलब वो कौन सी हाइब्रिडाइज्ड फॉर्म में है। क्या वो डबल बॉन्डेड है यानी कि वो sp2 है, क्या वो सिंगल बॉन्डेड है यानी कि वो sp3 है। तो हम इस बेसिस पे देखने वाले हैं। एक चीज़ जो मैं आपको एक प्रो टिप यहाँ पे देना चाहूँगी, आप जब भी क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, आप जब भी देख रहे हैं कि किस तरह का आपका हेलो एल्केन है, हेलो अरीन है, you must only focus on that carbon which is bonded with halogen. ओके सिर्फ उसी कार्बन को देखिए जो कि हेलोजन से बॉन्डेड है, और चाहे कितनी ही लंबी कार्बन चेन हो, कितने ही सारे कार्बन हो आपके उस कंपाउंड में, आपको किसी कार्बन से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आप सिर्फ उस कार्बन पे फोकस करेंगे जिससे आपका हेलोजन अटैच है। सिर्फ इतना सा आप करके इजीली किसी भी बड़े से बड़े या डिफिकल्ट क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहला है आपका एल्काइल हैलाइड। इट इज़ वेरी सिंपल वन, मतलब आपका जो भी हेलोजन है वो जिस भी कार्बन से अटैच है वो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, यानी कि वो हर कार्बन से कैसा बॉन्ड बना रहा हो, मतलब कार्बन या हाइड्रोजन से कैसा बॉन्ड बना रहा हो, सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड यानी कि सिंगल बॉन्ड ही बना रहा हो। देखिए फटाफट से एग्जाम्पल देखो। अब यहाँ आप फटाफट से एक चीज़ देखिए कि ना, आप हैं तो यहाँ पे 2 कार्बन, बट आपको इस कार्बन से कोई मतलब नहीं है, कुछ भी मतलब नहीं है आपको इससे। आप सिर्फ इस वाले कार्बन को देखोगे, इसको। क्यों? क्योंकि जो हेलोजन्स हैं वो किस कार्बन से अटैच है, वो इस वाले कार्बन से अटैच है, तो आपको मतलब ही नहीं है इसके आगे वाले कार्बन से। आप बस इसको देखोगे, क्या है ये, देखो यहाँ भी सिंगल बॉन्ड, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड, मतलब ये क्या है, ये एल्काइल हैलाइड है। आगे देखिए, अब देखो कितनी लंबी कार्बन चेन है, बट आपको ना तो इससे मतलब, ना आपको इससे मतलब, ना ही आपको इस वाले कार्बन से मतलब, आपको सिर्फ इस कार्बन से मतलब है, सिर्फ इससे। क्यों इससे मतलब है? बिकॉज ये देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है आपका हेलोजन। अब आप देखिए, क्या ये वाला कार्बन जो 4 बॉन्ड बना रहा है वो चारों सिंगल बॉन्ड है? यस, अगर है तो एल्काइल हैलाइड। सिमिलरली यहाँ देखिए, ये भी जितने भी बॉन्ड बना रहा है, सिंगल बॉन्ड बना रहा है, तो दिस इज एल्काइल हैलाइड। अगर मैं आ जाऊँ विनाइल एंड अराइल पे, ये दोनों सेम है, बस जो डिफरेंस है इन दोनों के बीच में वो है कि जो विनाइलिक हैलाइड्स होते हैं वो हम यूज़ करते हैं फॉर द एलिफेटिक कंपाउंड्स, एंड जो अराइल हैलाइड्स है वो हम यूज़ करते हैं फॉर द एरोमेटिक कंपाउंड्स। सो दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन दीज टू, अदरवाइज दीज टू आर ऑलमोस्ट सेम।
ठीक है, क्या देखना होता है इसमें, एल्काइल हैलाइड का हो जाता है उल्टा। एल्काइल हैलाइड कहता है कि वो कार्बन जो कि हेलोजन से अटैच है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए, यानी कि सिंगली बॉन्डेड होना चाहिए। लेकिन विनाइलिक और अराइलिक बोलते हैं कि जिस कार्बन से हेलोजन अटैच्ड है वो sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, यानी कि वो डबल बॉन्डेड होना चाहिए। तो आपको कुछ नहीं देखना है इसमें भी, आपको वही देखना है कि जिस कार्बन से आपका हेलोजन अटैच है क्या वो डबली बॉन्डेड है। इफ यस तो वो आपका, अगर वो एक एरोमेटिक कंपाउंड है तो वो आपका अराइलिक हैलाइड हो जाएगा, एंड अगर वो एलिफेटिक है तो वो आपका विनाइलिक हैलाइड हो जाएगा। जैसे कि यहाँ देखिए, अगर हम अराइल हैलाइड की बात करें तो ये जो आपको हेलोजन है इस वाले कार्बन से अटैच है, यहाँ पर एक कार्बन है उससे अटैच है। तो देखिए ये जो कार्बन है क्या ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है? यस, क्योंकि ये क्या बना रहा है, ये रहा इसका डबल बॉन्ड। सिमिलरली यहाँ आ जाइए, ये आपका एक एलिफेटिक कंपाउंड है, ये जो हेलोजन है किससे बॉन्डेड है, इस कार्बन से बॉन्डेड है। ये जो आपकी डॉट आपको दिख रही होगी शायद, ये इस कार्बन से बॉन्डेड है। और देखिए ये जो कार्बन है ये क्या है, इट इज डबल बॉन्डेड। तो मतलब कि क्या हो गया, ये हो जाएगा आपका विनाइलिक हैलाइड। तो बेसिकली विनाइलिक एंड अराइलिक आर सेम। आप यहाँ पे डिफरेंस भी याद कर सकते हैं कि अगर अराइल आ गया मतलब बेसिकली एरोमेटिक की बात हो रही है। तो अगर ऐसा केस हमें कि जो हेलोजन है वो अटैच हो गया किससे, आपका वो अटैच हो गया एक ऐसे कार्बन एटम से जो कि डबली बॉन्डेड है, तो वो आपका अराइलिक हैलाइड हो जाएगा। ऐसा केस अगर एलिफेटिक में देखने को मिल जाए तो वो विनाइलिक हो जाएगा। बट अगर आपका जो हेलोजन है वो सीधा अटैच हो गया sp3 वाले कार्बन से जो कि सिंगली बॉन्डेड है, तो वो आपका सिंपल एल्काइल हैलाइड हो जाएगा। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। तो देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अच्छा ठीक है, तो एक बार हम फटाफट से क्लासिफिकेशन का फटाफट से एक रिवीजन ले लेते हैं। देखिए दो बेसिस पर हमने फटाफट से इनको क्लासिफाई किया है, कुछ भी नहीं है। अगर हम हेलोजन एटम्स के बेसिस पर करें तो हम कैसे मोनो हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन या ट्राई हेलो एल्केन के कितने हेलोजन अटैच्ड हैं उसके बेसिस पर हम क्लासिफाई कर देते हैं। सिमिलरली अगर ऐसा केस आपको अरीन्स में देखने को मिल जाए तो हम उसको मोनो हेलो अरीन, डाई हेलो अरीन और ट्राई हेलो अरीन बोल देते हैं। अगर हम बेस्ड ऑन द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम के बेसिस पे देखें कि वो वाला हमें किस कार्बन से मतलब है, हमें सिर्फ उस कार्बन से मतलब है जो कि हेलोजन से अटैच है। चाहे रिमेंबर दिस लाइन, दिस इज बेसिकली अ प्रो टिप, आई एम टेलिंग यू, आपको किसी भी क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होगी इफ़ यू रिमेंबर दिस, कि आपको चाहे कितनी भी बड़ी कार्बन चेन क्यों ना दे दी जाए, आपको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आपकी नज़र डायरेक्टली उस कार्बन पे जानी चाहिए जिससे आपका हेलोजन अटैच है। आप सिर्फ उसको देखेंगे कि किससे आपका हेलोजन अटैच है, एंड देन आप बेसिकली उसकी हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे। अगर वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है तो आप उसको एल्काइल हैलाइड बोल देंगे। अगर वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है एंड इट इज़ एन हाई, और अगर वो एक एलिफेटिक हेलो एल्केन है तो आप उसको विनाइलिक हैलाइड बोल देंगे। एंड इफ इट इज़ एन एरोमेटिक हेलो एल्केन जो कि मतलब जो आपका हेलोजन है वो जिस कार्बन से अटैच है वो डबल बॉन्डेड है एंड इट इज़ अ हेलो अरीन केस, तो आप उस केस में उसको बोल देंगे अराइलिक हैलाइड। अच्छा एक क्वेश्चन ज़रूर आ रहा होगा कि जैसे मतलब अराइल हैलाइड है और विनाइलिक हैलाइड है, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, एक एलिफेटिक के लिए है एक एरोमेटिक के लिए है, तो फिर ऐसा एल्काइल हैलाइड के लिए भी तो होना चाहिए। जैसे एल्काइल हैलाइड है ऐसा ही तो एक और चीज़ भी होनी चाहिए, जो कि अगर हमें ये सेम केस देखने को मिल रहा है कि जो आपका हेलोजन है वो जिस कार्बन से अटैच है वो सिंगल बॉन्डेड होना चाहिए और वो एक एरोमेटिक कंपाउंड है, तो उस केस में हम उसको क्या बोलेंगे, तो उस केस में हम उसको बोलते हैं बेंजाइलिक हैलाइड। ठीक है, उस केस में हम उसको बोलते हैं बेंजाइलिक हैलाइड। ऐसा केस आपको कैसे देखने को मिल सकता है, सपोज ये X नहीं होता है यहाँ पर, ठीक है, ये X मैंने काट दिया, X नहीं होता, इसकी जगह आपका होता है यहाँ पे CH2, यहाँ होता है आपका CH2 एंड इस CH2 से बॉन्डेड होता है आपका जो भी हेलोजन होता। इस केस में जो आपका, आप इसको किस क्लासिफिकेशन में डालते, आप इसको डालते बेंजाइलिक हैलाइड। कैसे, क्योंकि देखिए मैंने आपको क्या बोला, चाहे कितने भी कार्बन आपको मतलब नहीं, आपको उस कार्बन से मतलब होना चाहिए जो कि हेलोजन से बॉन्डेड है। देखो हेलोजन से ये वाला हेलोजन से ये वाला कार्बन बॉन्डेड है और ये जो है ये sp हाइब्रिडाइज्ड है, मतलब कि हो जाएगा आपका बेंजाइलिक हैलाइड। ये आपका एक छोटा सा डिफरेंस है बिटवीन द अराइलिक हैलाइड एंड एल्काइलिक हैलाइड। तो ये सब हमने पीछे बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया। लेट्स मूव
फर्दर। आती है आपकी अब मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। अब हम सीखेंगे कि किस तरह से हम हेलो एल्केन्स और हेलो अरीन्स को बना सकते हैं। सबसे पहला मेथड आता है एल्केन्स की हेल्प से। तो एल्केन्स की हेल्प से हम कैसे बनाते हैं, हम बेसिकली करते हैं फ्री रेडिकल हेलोजनेशन। क्यों इस रिएक्शन को हम फ्री रेडिकल हेलोजनेशन बोलते हैं, बिकॉज यहाँ पे हम जैसे हमने ले लिया Cl2 या Br2, तो यहाँ पे होता है होमोलिटिक क्लीवेज, जो कि आपने मेरे ख्याल से 11th स्टैंडर्ड में काफ़ी अच्छे से पढ़ा होगा। कुछ भी नहीं है, फटाफट से रिकॉल कर लेते हैं। इसमें क्या होता है कि जो जैसे आपका Br2 है, तो क्योंकि जो Br2 है ये आपका दोनों तरफ आपके सेम एटम है, Br इज बॉन्डेड विद Br, तो दोनों की स्ट्रेंथ मतलब दोनों की सारी प्रॉपर्टीज सिमिलर है। तो जब इनके बीच का बॉन्ड टूटेगा तो इनमें से कोई भी ना तो एक पॉजिटिव होगा ना ही इनमें से कोई एक नेगेटिव बनेगा, बिकॉज दे आर ऑफ सेम स्ट्रेंथ। तो इनका एक एक इलेक्ट्रॉन या अपना एक एक इलेक्ट्रॉन ले लेंगे और ये फ्री रेडिकल फॉर्मेशन हो जाएगा। ना ही तो इनमें से कोई पॉजिटिव होगा ना ही इनमें से कोई नेगेटिव होगा, दोनों अपने अपने एटम को अपनी तरफ ले जाएंगे और बना लेंगे फ्री रेडिकल। तो इसीलिए इसको बोलते हैं फ्री रेडिकल हेलोजनेशन। इसमें कुछ भी नहीं है, आपका एक एल्केन है, उसको आपने रिएक्शन करवाई एक हेलोजन से इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट Hν, या फिर आपने उसको हीट कर दिया एंड आपको यहाँ पे मिल जाएगा आपका एक हेलो एल्केन एंड उसके साथ आपको HBr या HCl मिल जाएगा। अब यहाँ पर हमें एक चीज़ याद रखने वाली होती है कि ये जो रिएक्शन है दिस इज सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। सब्सटीट्यूशन रिएक्शन कैसे हम इसको हम लॉजिकली भी याद कर सकते हैं अपने कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा सा क्लियर करके, कि अगर हम थोड़ा सा लॉजिकली सोचें कि अगर आपके पास एक एल्केन है, हमें पता है कि कार्बन जो है वो 4 ही बॉन्ड बनाता है, और एक एल्केन में उसने 4 बॉन्ड बना रखे हैं हाइड्रोजन से। सपोज अगर मैं इसी वाले केस की बात करूँ तो हमें पता है देखो एक कार्बन है एंड इसने 4 बॉन्ड बना रखे हैं हाइड्रोजन से, और तो ये एक्स्ट्रा बॉन्ड बना नहीं सकता। अब मुझे इसे एल्केन से हेलो एल्केन बनाना है, तो यानी कि अब मैं इसमें कुछ ऐड तो कर नहीं सकती ऑब्वियसली। तो यहाँ मैं एक चीज़ कर सकती हूँ कि मैं एक एटम को इसके पास लाऊं और हाइड्रोजन से रिप्लेस कर दूँ। मैं एक हेलोजन को लाऊं और हाइड्रोजन से रिप्लेस कर दूँ, तो इस तरह से मैं एक एल्केन को हेलो एल्केन में चेंज कर सकती हूँ। एंड जब हम किसी एक एटम को दूसरे एटम से रिप्लेस कर देते हैं, देन दैट प्रोसेस और दैट रिएक्शन इज नोन एज अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहाँ पर होती है आपकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आगे आ जाए अगर हम एल्कीन्स में, कि एल्कीन्स से हम कैसे हेलो एल्केन्स बना सकते हैं, तो यहाँ पर है डबल बॉन्ड। क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एक एक्स्ट्रा बेनिफिट हो गया कि यहाँ पर डबल बॉन्ड है, तो हम इस डबल बॉन्ड को तोड़कर यहाँ पर ऐड कर सकते हैं अपने हेलोजन को। तो इसीलिए यहाँ पर रिएक्शन हो जाती है एडिशन रिएक्शन। तो हम बेसिकली सबसे मोस्ट कॉमन वाला है ये, चाहे आप याद भी ना करें मतलब तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता इतना, बट ये है आपका कॉमन वाला कि आप ना हेलोजन एसिड्स को मिला देते हैं। ठीक है, किसमें एल्कीन्स में आप हेलोजन एसिड्स को मिला देते हैं, जैसे कि HCl, HBr। ठीक है, देखिए ये था आपका एक क्या है, आपका इथिलीन बोल लीजिए, इथीन बोल दीजिए। ये है आपने इसकी HCl से रिएक्शन कराई, आपकी एडिशन रिएक्शन हुई, एक के पास ये H और Cl टूटा, H+ और Cl- में, एक के पास एक कार्बन के पास H चला गया, एक के पास Cl चला गया। सिमिलरली यहाँ पे HBr के साथ हो गया। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि चलो ये तो सिमेट्रिकल है, चाहे हम कहीं से भी देखें सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम है दोनों तरफ, और चाहे मैं H को भी कहीं मतलब किसी भी कार्बन एटम पे लगा दूँ, चाहे मैं Cl को किसी भी कार्बन एटम पे लगा दूँ, जो नॉमेनक्लेचर होगा वो तो सेम ही होगा। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि अगर कोई एक ऐसा एल्कीन हमारे पास आ जाए जो कि अनसिमेट्रिकल हो, तो इन दैट केस हम जो आपका हाइड्रोजन है उसको कौन से कार्बन के पास लेके जाएं, और जो आपका हेलोजन है उसको कौन से कार्बन के पास लेकर के जाएं। तो फॉर दैट कंफ्यूजन, एक कंक्लूजन निकालने के लिए हमारे पास एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था व्लादिमीर मार्कोनिकोव, और उन्होंने 1870 में कर दिया अपना एक रूल जारी। कुछ भी नहीं कहता है इनका ये रूल, सिंपल सा है। ये बोलता है कि भाई देखो, जो नेगेटिव पार्ट होता है ना, खुद दिमाग लगाओ, नेगेटिव पार्ट क्या होगा अगर मैंने HBr ही लिया और मैं HBr में क्लीवेज करवा रही हूँ, मैं बॉन्ड तोड़वा रही हूँ, तो यहाँ ऑब्वियसली होमोलिटिक क्लीवेज तो होगा नहीं, बिकॉज हाइड्रोजन इज वीक एज कम्पेयर टू ब्रोमीन। तो क्या होगा यहाँ जब क्लीवेज होगा हेट्रोलिटिक क्लीवेज। जो ब्रोमीन है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो क्या करेगा, वो जब बॉन्ड तोड़ेगा ना तो वो हाइड्रोजन की भी बॉन्ड अपनी मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो भी अपनी तरफ खींच लेगा।
तो यहाँ पर ब्रोमीन जो है, क्योंकि उसने उसके इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचे हैं, वो हो जाएगा नेगेटिवली चार्ज, और जो आपका हाइड्रोजन है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज। क्यों पॉजिटिवली चार्ज हो गया, क्योंकि उसका तो इलेक्ट्रॉन चला गया ना। तो यहाँ पे हमें दो आइटम्स मिलेंगे, एक होगा H+, एक होगा Br-। ठीक है, तो ये बोलता है कि जो आपका नेगेटिव पार्ट है, तो नेगेटिव पार्ट क्या है, ऑब्वियसली आपका जो हेलोजन वाला पार्ट है वही नेगेटिव पार्ट होगा। इन केस ऑफ HCl इट विल बी Cl एंड इन केस ऑफ HBr इट विल बी Br। वो उस कार्बन के पास जाएगा जिस कार्बन के पास जो हाइड्रोजन एटम है ना वो सबसे लीस्ट होंगे। जस्ट इन केस ऑफ, इसमें देखिए आप यहाँ आप देख सकते हैं कि ये क्या है, ये आपका CH है। ये क्या है, CH है। अगर आप ध्यान से इसके स्ट्रक्चर को खोल के देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये CH है एंड ये CH2 है। तो CH इस वाले कार्बन के पास क्या है, कम हाइड्रोजन है, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा आपका Br एंड जो ज़्यादा वाला पार्ट बचा उसके पास चला जाएगा आपका हाइड्रोजन। फिर आते हैं हमारा एंटी मार्कोनिकॉव रूल। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि भाई मैं जो भी बोल रहा हूँ वो मार्कोनिकॉव रूल का उल्टा बोल रहा हूँ। तो बस दिमाग लगा लो, जिसको मार्कोनिकॉव रूल आ गया उसको एंटी मार्कोनिकॉव भी आ गया। मार्कोनिकॉव ने कहा कि जो नेगेटिव पार्ट है वो उसके पास जाएगा जिस कार्बन के पास ना हाइड्रोजन कम हो गया। तो एंटी मार्कोनिकॉव ने बोल दिया कि नहीं, जो आपका नेगेटिव पार्ट है वो उसके पास जाएगा, उस वाले कार्बन के पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन एटम ज़्यादा हो। अब ये जो एंटी मार्कोनिकॉव रूल है ये कुछ स्पेशल कंडीशंस में लगता है, और सबसे बेसिक कंडीशन होती है कि पेरोक्साइड होना चाहिए। पेरोक्साइड मतलब कि फॉर एग्जाम्पल H2O2 सबसे कॉमन वाला पेरोक्साइड है, शायद आप सबने सुना भी होगा, विच इज़ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो अगर कोई पेरोक्साइड लगा हुआ है तो इन दैट केस हम कहते हैं कि यहाँ पर लग जाएगा आपका एंटी मार्कोनिकॉव रूल। जैसे कि यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल भी लिया हुआ है कि देखिए यहाँ हमने दोनों केसेस में लगाया तो HBr ही है, बट जब मैंने पेरोक्साइड लगाया तो मैं देखूंगी कि कहाँ पर ज़्यादा हाइड्रोजन है। देखो इन दोनों में से, यहाँ इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड हो रहा है, तो इन दोनों में से हाइड्रोजन किसके पास ज़्यादा है, इस वाले के पास ज़्यादा है। तो ऑब्वियसली जो हमारा नेगेटिव पार्ट है वो किसके पास जाएगा, वो आपका इसके पास चला जाएगा। सिंपल। अगर मैं बात करूं कोई पेरोक्साइड नहीं है तो आप सिंपल मार्कोनिकॉव रूल फॉलो कीजिए। देखिए दोनों में से किसके पास हाइड्रोजन कम है, इसके पास हाइड्रोजन कम है, तो आपका नेगेटिव पार्ट यानी कि Br आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, देखिए ये जो पार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन कन्वर्जन्स, बिकॉज आप देख सकते हैं कि सिर्फ एक हेलोजन एटम की पोजीशन चेंज करते ही आपका जो नॉमेनक्लेचर है, आपका जो कंपाउंड है वो भी चेंज हो गया। इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड ये बन गया आपका 1 ब्रोमोप्रोपेन, बट इन एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड ये बन गया आपका 2 ब्रोमोप्रोपेन। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा केयरफुली करना है, बाकी आगे चलते हैं। अब हम देखने वाले हैं थर्ड प्रिपरेशन, विच इज़ कि अब हम हम हेलो एल्केन्स की फॉर्मेशन अल्कोहल की प्रेजेंट में मतलब अल्कोहल की हेल्प से कैसे कर सकते हैं। तो हम देखने वाले हैं कि हम एक अल्कोहल लेने वाले हैं और हम उसकी रिएक्शन कुछ अलग अलग रिएजेंट्स, अलग अलग कंपाउंड से करवाएंगे एंड उससे हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा हमारा हेलो एल्केन। जैसे कि देखिए ये आपका ROH है, यानी कि आपका एक अल्कोहल है, उसकी रिएक्शन मैंने ना HCl से करा दी। इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में मैंने HCl से रिएक्शन करा दी, तो मुझे क्या मिल जाएगा, R के साथ Cl चला जाएगा, RCl एंड H2O आपका अलग निकल जाएगा। ये आपको नेक्स्ट चैप्टर में पता चलेगा कि इसी टेस्ट को, ये एक टेस्ट भी होता है विच इज़ ल्यूकास रिएजेंट, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर कवर करने वाले हैं, जो कि आपका अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। उसमें आपको पता चलेगा कि ये वाली जो रिएक्शन है एक्चुअली दिस इज़ अ टेस्ट टू डिटरमाइन दैट द गिवन अल्कोहल इज़ प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। तो इसकी बात हम करेंगे इन आवर नेक्स्ट वीडियो। अब देखते हैं आगे जो हमारी प्रेपरेशन है वो है ये वाली। ये देखिए आपका एक अल्कोहल है, उसकी रिएक्शन मैंने कराई NaBr से इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, तो मुझे मिल गया RBr, NaHSO4 एंड H2O। सिमिलरली आपका ROH था, PX3, या फिर जैसे यहाँ पर हम बेसिकली PCl3 लेते हैं, उसके साथ मैंने रिएक्शन कराई तो मुझे RX मिल गया, H3PO3 मिल गया। PCl5 के साथ रिएक्शन करा तो मुझे RCl एंड POCl3 मिल गया। रेड फॉस्फोरस के साथ मैंने रिएक्शन कराई तो मुझे RX मिल गया फिर से। एंड मैंने जब SOCl2 जिसे हम बोलते हैं थायोनिल क्लोराइड, जब मैंने इसके साथ करवाया आपका रिएक्शन तो मुझे मिल गया RCl, SO2 एंड HCl। नाउ अब यहाँ से कौन सा क्वेश्चन आता है आपका,
पहली बात तो आप कन्वर्जन्स में याद रख सकते हैं कि अगर आपको अल्कोहल गिवन है और आपको उसका हेलो एल्केन बनाना है तो आप इनमें से कोई भी तरीका ले सकते हैं। क्वेश्चन आता है एंड मैं भी जो आपको सजेस्ट करूंगी कि आप यूज़ करें कन्वर्जन में मेथड, वो आता है कि भाई बताइए विच इज़ द बेस्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स ऑफ हेलो एल्केन्स फ्रॉम अल्कोहल। तो उसमें आता है आपका ये वाला, ये जो है ये आपका बेस्ट मेथड माना जाता है। क्यों माना जाता है SOCl2 वाला आपका बेस्ट मेथड? क्योंकि ये जो आपके साइड प्रोडक्ट्स आए ना यहाँ पे SO2 एंड HCl, ये एक्चुअली गैसियस होते हैं और ये इवेपोरेट कर जाते हैं, तो आपको बिल्कुल प्योर फॉर्म में आपका प्रोडक्ट मिल जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन अधिकतर आता है कि बताइए विच मेथड इज कंसिडर्ड एज द बेस्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन फ्रॉम अल्कोहल्स। ठीक है, तो हम SOCl2 थायोनाइल क्लोराइड वाले को बोलते हैं बेस्ट वन। एंड रीजन भी मैंने आपको बता दिया, क्योंकि जो साइड प्रोडक्ट्स हैं वो कैसे होते हैं, गैशियस फॉर्म में होते हैं, इवेपोरेट कर जाते हैं, तो आपको जो प्रोडक्ट चाहिए होता है वो बिल्कुल आपके प्योर फॉर्म में आपको मिल जाता है। आगे आ जाइए, अब हम देखने वाले हैं प्रेपरेशन ऑफ हेलो एरीन्स। अभी हमने जितनी भी प्रेपरेशन देखी वो थी हेलो एल्केन्स की। अब हम देखेंगे कि हम किस तरह से हेलो एरीन्स को बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो आता है दैट इज़ योर डायरेक्ट हेलोजिनेशन, कि भाई हेलोजन लाओ एंड डायरेक्ट उसको जोड़ दो। आप किस पे जोड़ दो? आप अपने बेंजीन पर जोड़ दो। जैसे कि हमने उसमें भी तो देखा था अभी हेलो एल्केन्स में कि हम सनलाइट लाए और हम हेलोजन को लाए एंड देन हमने अटैच कर दिया, जैसे हमने बोला था फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन। सिमिलरली हम यहाँ पे करेंगे, बट हम यहाँ पे यूज़ करते हैं एक कैटलिस्ट को। वहाँ पर हमने कैटलिस्ट के रूप में यूज़ किया था सनलाइट को या हीट को। यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं FeCl3 को, विच इज़ एन लुईस एसिड। तो अगर आपने एक बेंजीन लिया, उस पर आपने Cl2 की रिएक्शन कराई इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3, तो आपको मिल जाएगा क्लोरो बेंजीन एंड आपका साइड प्रोडक्ट हो जाएगा HCl। सिमिलरली अगर आपको यहाँ पे ब्रोमिनेशन करनी है तो आप कुछ नहीं करेंगे, आप यहाँ पे Br2 ले आएंगे, FeCl3 की जगह मतलब FeBr3 ले आएंगे, तो आपको यहाँ पे ब्रोमो बेंजीन मिल जाएगा एंड साइड प्रोडक्ट आपका HBr हो जाएगा। आगे आ जाइए, ये एक चार्ट है, आई नो थोड़ा सा गंदा सा लग रहा है, बट मतलब इससे काफ़ी अच्छे से समझ आ जाती हैं चीज़ें। एक प्रॉपर एक क्रिस्प चार्ट है जिसमें हम प्रॉपर समझ पाएंगे कि क्या क्या रिएक्शंस बेसिकली हमें देखने को मिलती हैं। फटाफट से देख लेते हैं, ईजी है बहुत, अभी थोड़ा सा डर लग रहा होगा देख के, बट इट इज़ वेरी ईजी, ट्रस्ट मी। देखिए, ये आपका बेंजीन था, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अभी मैंने आपको बताया डायरेक्ट हेलोजिनेशन कर लो, तो ये मैंने Cl2 लिया FeCl3 की प्रेजेंस पे, मैंने क्लोरोबेंजीन बना लिया। सिमिलरली मैं ब्रोमो बेंजीन भी बना सकती हूँ, मैंने Br2 लिया, FeBr3 लिया, ये मेरा बन गया ब्रोमो बेंजीन। अब देखिए, वन थिंग विच आई वॉन्ट टू टेल यू कि आपका आगे आप पढ़ेंगे कि जब भी आपको, अगर आपके पास कोई हेलो एल्केन है एंड उस पर आपको हेलोजन हटा के आपको अल्कोहल लाना है, आपको OH ग्रुप लाना है, तो आप सिंपल एक्वस KOH डालते हैं, वो आप आगे पढ़ेंगे। आप एक्वस KOH डालते हैं एंड आपका हेलोजन हट के वहाँ पे OH आ जाता है। बट अगर आपका हेलो एल्केन नहीं, आपका हेलो एरीन है, जैसे कि यहाँ पर आपका क्लोरोबेंजीन है, तो क्या होता है, यहाँ पे हो जाती है पॉसिबिलिटी ऑफ रेजोनेंस की वजह से आ जाती है स्टेबिलिटी एंड आपके बीच बीच में डबल बॉन्ड भी बन जाता है। नो, आपको सबको पता होगा क्या होते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स एंड बाकी सब क्या होता है। एंड अगर आपको नहीं पता है या इफ़ यू हैव एनी कंफ्यूजन इन योर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, हाइपर कॉन्जुगेशन एंड आपका मीजोमेरिक इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, अगर इनमें आपको कोई भी प्रॉब्लम है, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। हम बहुत ही छोटे से सेशन में इन सारी चीज़ों को भी कवर कर लेंगे। तो रेजोनेंस, जैसा कि हमें पता है, रेजोनेंस की वजह से आ जाती है स्टेबिलिटी, बीच बीच में डबल बॉन्ड भी आता है काफ़ी स्ट्रक्चर्स में, जिस वजह से जो ये बॉन्ड है क्लोरीन और इस कार्बन के बीच में वो बहुत स्ट्रांग बन जाता है एंड वो एक्वस KOH की हेल्प से रिप्लेस नहीं हो पाता, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वहाँ पर नहीं हो पाता। तो इन दिस केस हमें फॉलो करना पड़ता है डोज प्रोसेस को। डोज प्रोसेस क्या होता है? डोज प्रोसेस में हम 623 केल्विन टेम्परेचर लेते हैं, 300 ATM का प्रेशर लेते हैं, NaOH या फिर KOH ले लेते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है, हमारा Cl हट के बेंजीन पे ONA आ जाता है, फिर हम उसकी HCl या फिर H+ से करवा देते हैं रिएक्शन, तो हमें ONA की जगह मिल जाता है हमारा फिनॉल। एंड अगर मुझे फिनॉल से डायरेक्टली मेरा बेंजीन ही चाहिए, तो मैं उस पर क्या करूँगी, मैं उस पर जिंक डस्ट डाल दूँगी। जैसे ही मैंने फिनॉल में डाला जिंक डस्ट, मुझे मेरा वापस से मिल जाएगा बेंजीन।
तो अगर मुझे क्लोरोबेंजीन दे रखा है, मुझे डायरेक्टली उससे बेंजीन बनाना है, तो द बेस्ट मेथड टू डू इज कि आप उसे पहले फिनॉल में चेंज करें विद द हेल्प ऑफ डोज प्रोसेस एंड देन आप उस पर जिंक डस्ट डालें तो आपका डायरेक्ट बेंजीन आपको मिल जाएगा। तो ये हमारा ये वाला पार्ट होता है खत्म। अब इधर आ जाइए, ये मैंने बताया सिंपल आप कर सकते हैं डायरेक्ट हेलोजनेशन। आपने Br2 लिया, फिर Br3 के प्रेजेंस में ब्रोमो बेंजीन बनाया। अब आपकी दो तरह की रिएक्शंस आ जाती हैं, कौन कौन सी? वुड्स, एक्चुअली 3 होती हैं बट हम ऐसे बता देती हूँ मैं फटाफट से, बहुत ईजी है। वुड्स, फिटिक एंड वुड्स फिटिक। वुड्स में क्या होता है कि आप Na ड्राई ईथर लेते हैं, सोडियम और ड्राई ईथर लेते हैं। ड्राई ईथर का काम कुछ नहीं होता, सिर्फ यही होता है कि जो सोडियम है, हमें जैसे कि पता ही है कि सोडियम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो ड्राई ईथर की प्रेजेंस में जब हम रिएक्शन कराते हैं तो वो इतना रिएक्शन मतलब रिएक्टिव नहीं करता, रिएक्टिवली इतना बिहेव नहीं करता वो। तो हम सोडियम लेते हैं, ड्राई ईथर लेते हैं जो, और हम एक लेते हैं हेलो एल्केन। जैसे सपोज मैंने ले लिया CH3 और आपका CH3Cl, तो कुछ भी नहीं होता आपका। जो आपका एल्केन है, जैसे CH3X में आपका जो एल्काइल है वो क्या है? CH3, ये डबल हो जाएगा, आपको रिएक्शन के बाद मिल जाएगा CH3CH। फिटिक की बात करूँ, यही सेम रिएक्शन हो जाती है आपकी एरोमेटिक वाले में, डबल हो जाता है, ठीक है। मतलब अगर आपका क्लोरोबेंजीन एंड मैंने क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन करा दी Na ड्राई ईथर से, तो मुझे ना हाँ डाइफिनाइल या बाइफिनाइल मिल जाता है, 2 बेंजीन मिल जाएंगे साथ में। तो यही है। और वुड्स फिटिक होता है कि आपने एक एलिफेटिक कंपाउंड ले लिया, सपोज मैंने CH3Cl ले लिया और एक मैंने क्लोरोबेंजीन ले लिया और मैंने Na ड्राई ईथर लगा दिया, तो जो हेलोजन है वो अलग चला जाएगा, निकल जाएगा और सोडियम के साथ बॉन्ड बना लेगा एंड यहाँ पर आपका बन जाएगा किस किस का बॉन्ड? बेंजीन का एंड आपका जो वो एलिफेटिक कंपाउंड था यानी कि CH3 उसका, तो आपको यहाँ पर टोल्यूइन यानी कि मिथाइल बेंजीन मिल जाएगा। वही है, देख लीजिए फटाफट से, ये आपका ब्रोमीन था। देखिए जब इसकी फिटिक रिएक्शन हुई, फिटिक रिएक्शन कैसे? यहाँ पे आपने 2Na ड्राई ईथर लगाया, ये फिटिक रिएक्शन है। तो देखिए ये आपका डाइफिनाइल या बाइफिनाइल बन गया, ब्रोमीन हट गया और ये आपके डबल हो गए। सिमिलरली ये वुड्स फिटिक हो गई आपकी कि आपने एक तो लिया एलिफेटिक कंपाउंड और ये आपका था एरोमेटिक, तो कुछ भी नहीं हुआ है, आपका CH3 आके जुड़ गया, इसको हम बोल देते हैं टोल्यूइन, ठीक है, या फिर मिथाइल बेंजीन। अब आ जाइए आप फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो जब एसाइल ग्रुप को आप जोड़ते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस Cl तो आप फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन बोल देते हैं, एंड जब आप एल्काइल ग्रुप को जोड़ते हैं तो आप उसे फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन बोलते हैं। आपका असाइल ग्रुप कौन सा होता है? आपका असाइल ग्रुप ये होता है COCl वाला। देखिए जैसे ये CH6H5COCl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस Cl आपकी फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन ही है। देखिए आपका बेंजीन था, ये बेंजीन था, फिर एक ये C6H5 था, आपने उसे यहाँ रख दिया एंड बीच में क्या था? C डबल बॉन्ड O, आगे आपका ये रहा C डबल बॉन्ड O, ठीक है जी। अब आ जाइए यहाँ पे एनहाइड्रस AlCl3 CH3COCl था, फिर आपने जब इसकी रिएक्शन कराई Cl अलग निकल गया एंड आपकी इस बेंजीन पे आके क्या जुड़ गया? COCH3। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन की बात करें, देखिए CH3Cl था, एनहाइड्रस AlCl3, आप Cl को गायब कर देंगे और जो आपका बचा CH3 आपका बचा, आपने इसे बेंजीन पे जोड़ दिया। इससे फर्दर अब मैं और क्या क्या बना सकती हूँ, जैसे अगर मेरे को इसी में जोड़ना है क्लोरीन ग्रुप, ठीक है, तो मैं क्या करूँगी? मैंने HNu हमने सीखा हुआ है, HNu, और जब मैंने Cl2 लगाया तो डायरेक्ट इससे आके जुड़ जाएगा, जुड़ गया। एंड मैंने बोला था कि यहाँ पर आपका एक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन आप कर सकते हैं, अगर आपको हेलोजन हटा के क्या लगाना है? अल्कोहल लगाना है, तो आप डायरेक्टली एक्वस KOH से रिएक्शन करेंगे, आपका हेलोजन हट जाएगा एंड आपका अल्कोहल आ जाएगा। देखिए आपने रिएक्शन करे एक्वस KOH से, तो आपका डायरेक्टली CH2Cl से क्या बन गया? CH2OH बन गया एंड दिस इज योर बेंजाइल अल्कोहल, ठीक है। इसको आप बोलते हैं बेंजाइल क्लोराइड एंड इसको आप बोलते हैं बेंजाइल अल्कोहल। डायरेक्टली कन्वर्जन में पूछा जाता है कि आप बेंजीन से डायरेक्टली बेंजाइल अल्कोहल बना दीजिए, बेंजीन से आप बेंजाइल क्लोराइड बना दीजिए, तो उसका मेथड आपका यही होता है। अब आप आ जाइए यहाँ पे, तो अगर आप बेंजीन की रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से कराएंगे तो आपको मिलेगा नाइट्रोबेंजीन। जब आप नाइट्रोबेंजीन की रिएक्शन FeHCl या फिर SnHCl से करवाएंगे तो आपको मिल जाता है एनिलीन, यानी कि बेंजीन पर जुड़ जाता है NH2 ग्रुप। एंड इसके बाद ये वाली जो प्रोसेस होती है
डाईएज़ोटाइजेशन वाली। ये आपकी बहुत पॉपुलर है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, 12th की जितनी भी आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है बहुत हेल्पफुल है उसके लिए। तो ये आप यहीं पे सीख जाएंगे तो आपको बहुत इजी पड़ेगा आगे। कुछ भी नहीं है, आपने एनिलीन लिया, एनिलीन की रिएक्शन आपने NaNO2 इन द प्रेजेंस ऑफ HCl से करा दी, जिसमें आपका टेम्परेचर जो है आप 273 से 278 केल्विन बोल लीजिए या 0 से 5 डिग्री सेल्सियस बोल दीजिए। ये आपने रिएक्शन करवाई तो आपके बेंजीन पर आ जाता है N2Cl। इस प्रोसेस को आप बोल देते हैं डाईएज़ोटाइजेशन। एंड ये जो आपका फॉर्मेशन हुआ है इस कंपाउंड का, इसे हम बोलते हैं बेंजीन डाईएज़ोनियम क्लोराइड। जब हम ये वाला फॉर्मेशन कर लेते हैं, इस वाले सॉल्ट को बना लेते हैं, तो हमारे लिए काफ़ी इजी हो जाता है काफ़ी सारे जो आपके प्रोडक्ट्स हैं, काफ़ी सारे आपके कंपाउंड्स को डायरेक्टली बना लेना। जैसे कि यहाँ पे भी हम काफ़ी सारे देख सकते हैं। अगर मैंने CuBr2 लगाया डायरेक्टली N2Cl, बेंजीन पे N2Cl लगा हुआ है, मैंने डायरेक्टली CuBr2 लगाया तो मुझे ब्रोमोबेंजीन मिल जाएगा। Cu2Cl2 लगा दिया, एक्चुअली दिस इज Cu2Br2 एंड दिस इज Cu2Cl2, तो मुझे क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन मिल गया। एंड इस रिएक्शन को मैं बोलती हूँ सैंडमियर्स रिएक्शन। दिस इज अ नेमिंग रिएक्शन। तो और अगर इसी की जगह मैंने CuHCl लगा दिया एंड CuHBr लगा दिया तो मुझे क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन ही मिल जाएगा दोबारा। दोनों के प्रोडक्ट सेम है बट रिएजेंट्स डिफरेंट है। अगर Cu2Br2 या फिर Cu2Cl2 की हेल्प से मैंने ब्रोमोबेंजीन या क्लोरोबेंजीन बनाया तो मुझे मिलेगा सैंडमियर्स रिएक्शन। प्रोडक्ट सेम है, बोल देंगे इसको सैंडमियर रिएक्शन। अगर मैंने CuHCl और CuHBr लगा दिया प्रोडक्ट वही मिलेगा मुझे फिर से क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन, बट द नेम ऑफ दिस रिएक्शन विल चेंज टू गेटरमैन रिएक्शन। अगर मुझे इससे ये जो आपका बेंजीन डाइओजेनोन क्लोराइड इससे मुझे डायरेक्टली चाहिए फिनॉल, तो मुझे कुछ भी नहीं करना है, गर्म पानी से रिएक्शन करवा देनी है तो मुझे मिल जाएगा फिनॉल। सो दिस वाज योर होल एरोमेटिक चार्ट। आई होप इस पूरे टाइम में आपको एक एक चीज़ इस चार्ट की क्लियर हो गई होगी, समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई भी डाउट रहता है किसी भी रिएक्शन में तो डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। प्लीज़ सजेस्ट मी कि आपको किस चीज़ में क्या डाउट रह गया है, सो दैट मैं आपकी इसमें फर्दर हेल्प कर पाऊँ। अच्छा, अब हम आ जाते हैं, अब हमारा चैप्टर एंडिंग की तरफ जा रहा है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे आ जाते हैं कि क्या आपकी हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। देखिए मैं आपको सिंपल सी बात बताऊँ, अगर बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट की, तो जो आपका बॉइलिंग पॉइंट होता है ना वो तो एक ही चीज़ पे आपका मैटर करता है। बॉइलिंग पॉइंट खुद आप सोचिए, अगर एक चीज़ आपकी भारी है, ठीक है, एक आपकी मतलब आप ऐसे एग्जांपल ले सकते हैं कि आपका पानी है, एक में आपने 2 लीटर पानी ले लिया एक बर्तन में, एंड एक में आपने या फिर नहीं, हम प्रॉपर अगर एग्जांपल लेना चाहें इसका तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि आपने 2 बर्तन लिए, एक में आपने 2 चम्मच नमक डाला, मतलब पानी दोनों में जो क्वांटिटी है पानी की वो सेम है, एक में आपने 2 चम्मच नमक डाला, एक में आपने 1 चम्मच नमक डाला, ठीक है। तो इवेपोरेट ऑब्वियसली जल्दी कौन सा करेगा? इवेपोरेट वो जल्दी करेगा जिसमें नमक कम होगा, है ना, मतलब कॉमन सेंस। जिसमें नमक कम होगा वो जल्दी बॉईल करने लग जाएगा, जिसमें नमक ज़्यादा होगा वो कम जल्दी बॉईल करे, मतलब उसके बाद बॉईल करना शुरू करेगा ऑब्वियसली। तो आप इस चीज़ से याद कर सकते हैं कि जिसका मॉलिक्यूलर वेट जितना ज़्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी उतना ज़्यादा, जो जितना भारी है वो उतना लेट बॉईल करेगा, ठीक है। दूसरी चीज़ बॉइलिंग पॉइंट के हम क्या याद रखते हैं कि जितनी ज़्यादा ब्रांचिंग उतना कम बॉइलिंग पॉइंट। ब्रांचिंग मतलब जैसे सपोज आपका कोई कंपाउंड टर्शियरी है, तो आप देख सकते हैं कि टर्शियरी का स्ट्रक्चर कैसा होता है। अगर आपको थोड़ा बहुत इस बारे में पता हो तो आपका टर्शियरी का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है कि ये कार्बन है तो आपका यहाँ भी कार्बन है ना, आपका यहाँ भी कार्बन एंड आपका यहाँ भी कार्बन, और इस साइड हो जाएगा आपका हेलोजन इधर। अब आप देखिए ये सरफेस से कितना कम अटैच हो रहा है, आप खुद देख सकते हैं, देखिए सरफेस से कितना कम अटैच हो रहा है। तो जब इसका सरफेस के साथ ज़्यादा कॉन्टैक्ट ही नहीं है तो ये ऑब्वियसली ज़्यादा से ज़्यादा इवेपोरेट कर जाएगा, यानी कि जितनी ज़्यादा ब्रांचिंग होती है उतना कम बॉइलिंग पॉइंट होता है। अगर इसी की जगह ये कंपाउंड ऐसा होता, सेम कंपाउंड, आप ब्रांचिंग की जगह इसको डायरेक्ट बना देते, स्ट्रेट चेन का मैं इसको बना देती, 4 कार्बन है, मैं 4 कार्बन ऐसे करके बना देती एंड यहाँ पर मैं हेलोजन लगा देती।
यहाँ पे मैं हेलोजन लगा देती हूँ। अब आप देखिए इसका ये जो सरफेस है ये डायरेक्ट सरफेस के साथ कांटेक्ट में अच्छा कांटेक्ट बना रहा है, अच्छी बॉन्डिंग बना रहा है सरफेस के साथ, तो उसको बॉयल होने में टाइम लगेगा। यानी कि जितना ज़्यादा स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर उतना ही ज़्यादा आपका क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट, एंड जितनी ज़्यादा ब्रांचिंग उतना कम आपका बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। दूसरी चीज़, जितना ज़्यादा भारी, जितना ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट उतना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट, जितना कम मॉलिक्यूलर वेट उतना कम बॉइलिंग पॉइंट। सब आपको कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट इंश्योर दैट योर कॉन्सेप्ट्स आर क्रिस्टल क्लियर। अगर आपके एक बार कॉन्सेप्ट्स मजबूत हो गए तो आपको कुछ भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यू कैन अंडरस्टैंड एवरीथिंग लॉजिकली। ओके, तो बस इतना याद रखो। आप देखिए ब्रांचिंग में क्या होता है, जो आपका कॉन्टैक्ट है वो कम हो जाता है। ऑब्वियसली अगर आपका कॉन्टैक्ट कम हो जाएगा तो चीज़ें जल्दी बॉयल करने लग जाएंगी, जल्दी से वो सरफेस से अलग होने लगेगा, तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। अगर कोई चीज़ सरफेस के कांटेक्ट में है, अच्छे से है, तो यानी कि वो सरफेस से दूर होने में टाइम लेगी मतलब बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाएगा, है ना। तो ये बात होती है। तो आपके जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट होते हैं किस पे, मॉलिक्यूलर वेट पर करते हैं, और दूसरी चीज़ आपकी पोलैरिटी पे जाते हैं, ठीक है, पोलैरिटी पे डिपेंड करते हैं। सॉल्युबिलिटी की अगर मैं बात करूँ तो जो हमारे हेलो एल्केन्स होते हैं या हेलो एरीन्स होते हैं, बेसिकली ये पानी में सॉल्युबल नहीं होते, पर हाँ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल हो जाते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि जो आपके हेलो एल्केन्स हैं पानी में क्यों नहीं सॉल्युबल होते। ये जो एक कंफ्यूजन है ये वैसे अच्छे से क्लियर होती है इन द नेक्स्ट चैप्टर, विच इज अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। बट मैं इसका एक थोड़ा सा आपको रीज़न बता देती हूँ बस, बाकी एक्सप्लेन हम उसे नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। तो जो आपका हेलो एल्केन है ये क्यों नहीं पानी में डिजॉल्व होता, उसका रीज़न एक ही है, सिंपल है कि भाई क्या होता है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर पाते पानी के साथ। तो जब ये पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाते तो ये सॉल्युबल भी नहीं होते। दिस इज द रीज़न। बाकी इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे हम अच्छे से नेक्स्ट चैप्टर में। डेंसिटी की मैं बात करूँ तो हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स की जो डेंसिटी होती है इट इज़ ग्रेटर देन वाटर। आगे आ जाइए। अब आ जाइए केमिकल प्रॉपर्टीज पे। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हम पढ़ते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, जिसमें कि दो रिएक्शंस आते हैं हमारी SN1 एंड SN2 रिएक्शंस। अच्छा देखिए, सबसे पहले हम न्यूक्लियोफिलिक का मतलब समझते हैं। व्हाट इज न्यूक्लियोफिलिक? ये जो न्यूक्लियोफिलिक है इससे मैं क्या कहना चाहती हूँ, क्या होता है न्यूक्लियोफाइल। देखिए न्यूक्लियो, आप इसको तोड़ दीजिए, न्यूक्लियस एंड फिलिक में दो वर्ड्स। न्यूक्लियस मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस मतलब होता है आपका पॉजिटिवली चार्ज सब्सटेंस, कोई भी एक ऐसी चीज़ जो कि पॉजिटिवली चार्ज है ना। न्यूक्लियस जब भी हम वर्ड सुनते हैं तो हमारे दिमाग में पॉजिटिव चार्ज आता है, ठीक है। और फाइल या फिलिक इसका मतलब होता है लविंग, है ना। तो न्यूक्लियस लविंग को मैं बोल सकती हूँ कि पॉजिटिव लविंग। तो कोई भी एक ऐसा एटम जो कि पॉजिटिव को मतलब पॉजिटिव लविंग हो, वो कैसा होगा, ऑब्वियसली वो नेगेटिवली चार्ज होगा। हमें पता है ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट, तो अगर कोई पॉजिटिव लविंग है तो इसका मतलब वो नेगेटिवली चार्ज होगा, ठीक है। और सब्स्टिट्यूशन अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि जब भी हम दो एटम्स को आपस में रिप्लेस करते हैं तो उसे सब्स्टिट्यूशन बोल देते हैं। यानी कि इतना तो आप समझ ही गए होंगे कि नेगेटिवली चार्ज एटम्स का यहाँ पर होने वाला है एक्सचेंज, एंड इसी वाले रिएक्शन को हम बोल देते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ऐसे ही आगे आप पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखो, दोबारा से तोड़ दो, इलेक्ट्रॉन और फाइल, तो यानी कि इलेक्ट्रॉन लविंग कौन होगा, जो कि नेगेटिव चार्ज लविंग होगा। नेगेटिव चार्ज लविंग कौन होगा, जो कि खुद पॉजिटिवली चार्ज होगा। यानी कि जब हम पॉजिटिवली चार्ज एटम का कर दे सब्स्टिट्यूशन रिप्लेसमेंट तो हो जाता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहाँ पर इस चैप्टर में हम दो तरह की आपकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पढ़ते हैं। पहली है SN1 एंड दूसरी है SN2, ठीक है। दोनों का यहाँ पे मैंने विद डायग्राम सब कुछ समझा रखा है। देखिए सबसे पहली बात जो SN1 है ये आपकी दो स्टेप्स की मैकेनिज्म है, और ये होती है बेसिकली आपको देखने को मिलती है ये टर्शियरी हेलो एल्केन्स में, एंड SN2 हमें प्राइमरी हेलो एल्केन्स में देखने को मिलती है। होता क्या है देखिए, ये आपका एक टर्शियरी हेलो एल्केन है, आपको दिख ही रहा होगा। अब इसमें हमने क्या करा, सबसे पहले मैंने क्या बोला, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब इनमें से अगर मैं कहीं से भी कार्बन तोड़ूंगी तो वो तो फ्री रेडिकल बन जाएगा, बिकॉज कार्बन कार्बन बॉन्डेड है, तो मुझे क्लोरीन को हटाना होगा। ऑब्वियसली क्लोरीन ही नेगेटिवली चार्ज है,
तो हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों के बीच का बॉन्ड तोड़ देंगे। जब मैंने बॉन्ड तोड़ा तो क्लोरीन पे आ गया नेगेटिवली चार्ज और यहाँ पे आ गया जो कार्बन है उस पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे फॉर्मेशन किसका हो गया, कार्बोकैटायन का। मैंने बोला ना कि SN1 हो रहा है 2 स्टेप्स में। तो पहला स्टेप क्या हुआ, जब बॉन्ड्स टूटे, क्लोरीन अलग हो गया एक टर्शियरी हेलो एल्केन से, तो जो ये कार्बन था इस पे क्या आ गया, पॉजिटिवली चार्ज। एंड वो वाला कार्बन जिस पे पॉजिटिवली चार्ज आ जाए उसे हम बोलते हैं कार्बोकैटायन। यानी कि फर्स्ट स्टेप ऑफ SN1 रिएक्शन इज द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। ठीक है, तो यहाँ पे बन गया कार्बोकैटायन। ये वाला जो स्टेप होता है काफ़ी स्लो होता है। ऐसे याद रखो ना, अगर आपको किन्हीं भी दो लोगों के बीच में बॉन्ड तोड़वाना है वो एकदम से थोड़ी टूट जाएगा, इट टेक्स टाइम। तो ये इट इज स्लो। तो जब हमारा फॉर्मेशन होता है कार्बोकैटायन का, यानी कि बॉन्ड टूटता है बिटवीन द हेलोजन एंड द कार्बन एटम, तो वो वाला जो स्टेप होता है दैट इज स्लो। सेकेंड स्टेप में क्या होगा कि अब हमने हटा दिया, अब हम लाएंगे, क्योंकि मैंने बोला न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो अगर मैंने एक नेगेटिव एटम को हटाया है तो मैं दूसरा भी नेगेटिव एटम ही लेके आऊंगी। तो उसकी जगह मैं कौन सा एटम ले आई, मैं OH माइनस का एटम ले आई और मैंने इसके सामने की रिएक्शन करवा दी। तो फटाफट से ये जो OH है ये इस कार्बन से जाके जुड़ जाएगा। ऑब्वियसली भाई ऑपोजिट चार्ज है, एक माइनस है एक प्लस है, तो ये फटाफट से एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और बॉन्ड बना लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें कोई एक्सटर्नल एनर्जी भी प्रोवाइड नहीं करनी पड़ेगी। एंड ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा फास्ट होगा बिकॉज इट इज़ अ स्पॉन्टेनियस एंड अ नेचुरल प्रोसेस। दोनों ऑपोजिट चार्जेस हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, फटाफट से बॉन्ड बना लेंगे। तो ये था आपका SN1 रिएक्शन। क्यों ये टर्शियरी में देखने को मिलता है, क्योंकि जो टर्शियरी है ना वो बॉन्ड तोड़ लेता है क्लोरीन से। क्लोरीन से क्यों बॉन्ड तोड़ लेता है, बिकॉज यहाँ पर इसके पास जब इस पर पॉजिटिव चार्ज आता भी है तो इसके पास क्या है, ये आपके 3 एल्काइल ग्रुप्स हैं, तो ये इसको स्टेबलाइज करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, अगर आपने थोड़ा बहुत इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में पढ़ा हो तो आपको पता होगा कि इंडक्टिव इफेक्ट, ये तीनों जो आपके एल्काइल ग्रुप है ये प्लस आई इफेक्ट को शो करेंगे एंड जो इसके ऊपर प्लस चार्ज आए उसको स्टेबलाइज करने की कोशिश करेंगे। तो इसीलिए ये मतलब ऐसी फेवरेबल कंडीशंस बन जाती हैं कि ये बॉन्ड को तोड़ दे। बट अगर मैं प्राइमरी वाले की बात करूँ तो प्राइमरी के पास तो ऐसा कुछ है ही नहीं, ऐसा कोई एल्काइल ग्रुप है ही नहीं जो उसको स्टेबलाइज कर दे। तो इसीलिए वहाँ पर जो बॉन्ड है क्लोरीन और कार्बन के बीच का वो इजीली नहीं टूटता है और वहाँ पर SN1 रिएक्शन नहीं होती है, वहाँ पर होती है आपकी SN2 रिएक्शन। अच्छा, SN2 रिएक्शन होती है एक ही स्टेप में, फटाफट से साइमल्टेनियसली पूरा रिएक्शन हो जाता है। कैसे होता है देखो, ये था आपका, मैंने बोला आप क्या लेंगे यहाँ पर, आप लेंगे यहाँ पर प्राइमरी, बट यहाँ पे भी टर्शियरी ही लिया हुआ है मे बी इससे कंपेयर करने के लिए। बट आप याद रखें कि SN1 आपका होता है टर्शियरी के केस में एंड SN2 होता है आपका प्राइमरी के केस में। तो हम प्राइमरी लेते हैं। बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे एकदम से बॉन्ड नहीं टूटता, मैंने आपको बोला ना, क्योंकि कार्बन के पास स्टेबलाइज करने के लिए कुछ नहीं है इस केस में। तो यहाँ पे एकदम से बॉन्ड नहीं टूटता है, यहाँ पे धीरे धीरे बॉन्ड टूटता है। यहाँ से धीरे धीरे बॉन्ड कमज़ोर होने लग जाएगा क्लोरीन के साथ एंड धीरे धीरे जितना यहाँ से कमज़ोर है उतना यहाँ पे बनता चला जाएगा OH के साथ। ठीक है, एंड फिर एक स्टेज ऐसी आएगी कि इसका OH के साथ इतना अच्छा बॉन्ड बन जाएगा कि ये क्लोरीन को हटा देगा एंड लास्ट में हो जाता है आपका इन्वर्जन यानी कि इन्वर्ट हो जाएगा। ये जो OH पीछे की तरफ से आ रहा था ये अपना आगे की तरफ आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड इन्वर्जन, इन्वर्ट कर देना बेसिकली। फटाफट से रिएक्शंस को, ये SN1 एंड SN2 को अगर हम कंपेयर करें तो अभी ये रेट लॉ हम केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ेंगे। बहुत जल्दी मैं फिजिकल केमिस्ट्री को भी कवर करने वाली हूँ। सबसे पहले मेरा फ्लो रहने वाला है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, देन योर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड देन योर आपकी फिजिकल केमिस्ट्री। तो ये जो रेट लॉ वगैरह है वो हम केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ते हैं, वहाँ पे आप अच्छे से सीख लेंगे। बट फॉर इंस्टेंस ये यहाँ पे आ गया है तो मैं इतना बता देती हूँ कि रेट लॉ कुछ नहीं है, सिर्फ ये बताता है कि जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन है कि कितनी स्पीड में रिएक्शन हो रहा है वो रिएक्टेंट्स पे डिपेंड करता है और किस तरह से रिएक्टेंट्स पर डिपेंड करता है वो हमें बताता है रेट लॉ। बस इतना आप जानिए, यहाँ पे आगे आप केमिकल काइनेटिक्स में अच्छे से समझ ही जाएंगे। तो अगर मैं बात करूँ SN1 रिएक्शन की तो यार देखो SN1 है यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन है, सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल पे डिपेंड करेगी, एक ही रिएक्टेंट पे डिपेंड करेगी। SN2 ना दोनों रिएक्टेंट्स पे डिपेंड करेगी। दोनों रिएक्टेंट्स पे कैसे, मतलब आपका ये जो OH आ रहा है ना इस पे भी डिपेंड करेगी एंड आपका ये वाला जो कंपाउंड है इस पे भी करेगी। बट SN1 एक यूनिमॉलिक्यूलर है, सिर्फ इस वाले पर ही डिपेंड करेगी। ठीक है जी, आगे आ जाओ। बिग बैरियर क्या होता है, मतलब यहाँ पर जो हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा जो आपका कंपाउंड है वो मतलब कैसे जाएगा, आपका SN1 से जाएगा या SN2 से रिएक्ट करेगा, वो हम कैसे बताते हैं। तो बेसिकली SN1 में हम देखते हैं कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी। अगर जितना ज़्यादा आपका कार्बोकैटायन स्टेबल उतना ही ज़्यादा वो SN1 रिएक्शन के लिए फेवरेबल होगा।
और SN2 में हम देखते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस बेसिकली आप याद रख सकते हैं भीड़ भाड़ से, ठीक है। भीड़ भाड़ कैसे, मतलब अगर एक एटम है और उसके आसपास बहुत ज़्यादा भीड़ है तो ऑब्वियसली देखो आपको इसमें तो ऐसा नहीं है कि आप सामने से जाएंगे और जो आपका कार्बन है वो फटाफट से बॉन्ड तोड़ देगा, कार्बोकेटाइन बना लेगा एंड आप उससे जाकर जुड़ जाएंगे। नहीं, यहाँ पे आपको एक ऑल्टरनेट बॉन्ड बनाना पड़ रहा है पीछे की तरफ से। तो आप पीछे की तरफ से तब इजीली जा पाएंगे ना जब आसपास में ज़्यादा एटम्स ना हो। अगर वहाँ पर उसके आसपास वो इतना ज़्यादा बॉन्डेड होगा, उसके पास इतने ज़्यादा कार्बन एटम, इतने ज़्यादा हाइड्रोजन एटम होंगे, तो आप पीछे से कैसे जाके अटैक कर पाएंगे, राइट। तो मतलब जितनी कम भीड़ भाड़, जैसे कि आप बात करें अगर एक प्राइमरी हेलो एल्केन है तो उसमें वहाँ पर सिर्फ वही एक ही कार्बन होता है जिससे आपको बॉन्ड बनाना है और कुछ भी नहीं है, तो आप इजीली जाके पीछे से रिएक्ट कर सकते हैं। बट अगर कोई कार्बन आपका सेकेंडरी है, टर्शियरी है, तो भीड़ भाड़ बढ़ जाती है, पीछे से अटैक करना और मुश्किल हो जाता है, जिस वजह से आपका जो रिएक्शन है वो SN2 में प्रॉपरली नहीं जा पाता। तो जितनी कम स्टेरिक हिंड्रेंस उतनी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी हो जाती है कि SN2 रिएक्शन में वो जाएगा। अब आती है बात आपकी थर्ड एल्काइल हैलाइड वाइल की। आप देखेंगे कि किस तरह से रिएक्शन होगी, कौन सा वाला जाएगा SN1 में, कौन सा वाला जाएगा SN2 में। अगर टर्शियरी मतलब अगर हम बात करें स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ SN1 तो SN1 रिएक्शन सबसे जल्दी होती है टर्शियरी में, उससे कम सेकेंडरी में एंड सबसे धीरे होती है प्राइमरी में। SN2 में इसका उल्टा होता है, प्राइमरी में सबसे ज़्यादा जल्दी हो जाती है, सेकेंडरी में उससे कम एंड टर्शियरी में तो सबसे ज़्यादा स्लोएस्ट हो जाती है। अच्छा, न्यूक्लियोफाइल जो यहाँ पर आता है, ठीक है, जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा वो कैसा होता है, यहाँ पर SN1 में वीक होता है, ठीक है, क्योंकि उसे करना ही क्या है, उसको करना ही क्या, आप लॉजिकली सोचे ना, उसको तो बस आके अपना नेगेटिव चार्ज दिखाना है, हाँ मेरे पास नेगेटिव चार्ज है, उसको कार्बन अपनी तरफ ऑलरेडी अट्रैक्ट करेगा बिकॉज उसके पास तो पॉजिटिव चार्ज पहले से ही है, बॉन्ड तो उसने तोड़ दिया है। बट आप खुद सोचिए SN2 में जो आपका जो आपका न्यूक्लियोफाइल आएगा उसे ऑब्वियसली स्ट्रांग होना पड़ेगा, स्ट्रांग होगा तभी तो वो पीछे से जाके बैक बॉन्डिंग करेगा, है ना, क्योंकि उसको तो नहीं मिल रहा वो बॉन्ड, तभी तो तुड़वा पाएगा जब उसके अंदर इतनी स्ट्रेंथ होगी कि वो कार्बन और क्लोरीन के बीच का बॉन्ड तुड़वा पाए। तो इसीलिए SN2 में जो आपका न्यूक्लियोफाइल आता है इट इज़ स्ट्रॉन्ग, बट SN1 में जो आता है वो आपका स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, वीक होता है, और अधिकतर देखा जाता है कि आपका वो कैसा होता है, न्यूट्रल ही होता है। सॉल्वेंट की बात करें कि सॉल्वेंट में होता है तो पोलर में होता है, पोलर प्रोटीन में, जैसे कि पानी और आपका अल्कोहल, ये आपका पोलर A प्रोटीन में हो जाता है, यानी कि ऐसा फ्लो पोलर जिसमें प्रोटॉन ना हो, A प्रोटीन, ठीक है, तो जैसे कि एसीटोन हो गया, NDMC हो गया। फिर स्टोइकियोमेट्री की अगर स्टोइकियोमेट्री अगर मैं बात करूँ स्टीरियो केमिस्ट्री की, तो SN1 में क्या होता है, SN1 में अभी आप आगे पढ़ेंगे थोड़ा सा, यहाँ पे SN1 में हमें देखने को मिलता है रेसमाइजेशन। रेसमाइजेशन मतलब कि देखो मैंने अभी आपको बताया था पीछे यहाँ पर कि देखो आप खुद देखो ना, OH पीछे था और Cl यहाँ था, बट यहाँ पे देखो OH यहाँ आ गया, क्यों, इन्वर्जन हो गया, इन्वर्ट हो गया, मतलब कि आप देखो ना रिटेंशन तो नहीं रहा, OH तो पीछे आया था लेकिन अब तो OH आगे आ गया, यानी कि यहाँ पर रिटेंशन तो नहीं रहा, तो रिटेंशन हट गया, क्या हो गया, ये रिटेंशन हट गया, इन्वर्जन हो गया। इसीलिए हम बोलते हैं कि SN2 में क्या देखने को मिलता है, हमें इन्वर्जन देखने को मिलता है, रिटेन नहीं रहती है आइडेंटिटीज। बट अगर मैं यहाँ की बात करूँ SN1 की, तो जो चीज़ जहाँ थी वो वहीं रही, राइट, जो चीज़ जहाँ थी वो वहीं रही, तो इसीलिए यहाँ पर हम बोलते हैं कि रिटेंशन और इन्वर्जन का एक मिक्सचर मिल जाता है। एंड रेसमाइजेशन क्या होता है, जब हम दोनों चीज़ों को, अगर मैं इन्वर्ट कर दूँ, जैसे कि आपने पिछली क्लास में 11th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा होगा इनैंशियोमर्स, है ना, इनैंशियोमर्स जो आपकी नॉन सुपर इम्पोजिबल इमेजेस बनती हैं, आप रोटेट करके बनाते हैं, लीवो रोटेटरी एंड डेक्स्ट्रो रोटेटरी। अगर एक कंपाउंड है वो सेम है, उसने अपने आपको रिटेन किया हुआ है बिफोर रिएक्शन ऑल्सो एंड आफ्टर रिएक्शन ऑल्सो, तो अगर आप उसको लेफ्ट साइड रोटेट करेंगे इट इज़ लीवो रोटेटरी, राइट साइड करेंगे तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी। इन दोनों के ही मिक्सचर को, अब आप एक बात बताओ, अगर आपने एक चीज़ को थोड़ा सा राइट साइड रोटेट किया एंड देन थोड़ा सा आपने लेफ्ट साइड रोटेट कर दिया, तो वो तो सेम जगह पे ही आ गया ना इन दोनों का मिक्सचर। तो रेसमिक मिक्सचर वही होता है कि आपने लीवो रोटेटरी मिक्सचर और डेक्स्ट्रो रोटेटरी मिक्सचर को जब आपने साथ में मिक्स कर दिया तो वो आपका एक मिक्सचर बना देता है नया, जिसे हम बोलते थे रेसमाइक मिक्सचर, और इस प्रोसेस को बोलते थे रेसमाइजेशन, जिसमें जो आपकी नेट मूवमेंट होती है वो होती है आपकी 0। एंड ये आपको SN1 में देखने को मिलता है, SN2 में देखने को नहीं मिलता, बिकॉज SN2 में आ जाती है आपकी इन्वर्जन, वहाँ पर एटम्स अपने आप को रिटेन नहीं करके रखते बिफोर एंड आफ्टर रिएक्शन। आई होप इट इज क्लियर, लेट्स मूव फर्दर। आ
जाइए एलिमिनेशन रिएक्शन पे। एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होता है, अभी मैंने पीछे बताया था कि जो एक्वस KOH होता है वो करवाता है आपकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, आपके हेलोजन को हटाएगा और वहाँ पे OH ग्रुप को लाकर रख देगा, ठीक है। बट एल्कोहलिक KOH अगर आ जाए तो एल्कोहलिक KOH इज स्ट्रॉन्ग, तो यहाँ पर हो जाता है आपका एलिमिनेशन रिएक्शन, जिसे हम बोल देते हैं बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन क्यों बोलते हैं, देखिए ये आपका एक कार्बन है, ठीक है, या मतलब आपका एक हेलो एल्केन है, ठीक है। अब आपको ना एलिमिनेशन करना है, तो इसमें क्या होता है, जब भी आप एल्कोहलिक KOH से रिएक्शन करवाते हैं तो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन क्यों बोला जा रहा है, देखो इसका एलिमिनेशन तो होगा ही होगा ऑब्वियसली, ठीक है, इसका एलिमिनेशन तो होगा ही होगा। जो हेलोजन, जैसे हेलोजन इस कार्बन से अटैच है तो ये वाला कार्बन तो होता है अल्फा, और अल्फा कार्बन से जो दूसरा कार्बन अटैच होगा ये होगा बीटा, ठीक है, ये होगा आपका बीटा कार्बन, ये आपका बीटा कार्बन, ठीक है। अब अल्फा कार्बन से जितने भी हाइड्रोजन अटैच वो अल्फा हाइड्रोजन, बीटा कार्बन से जितने भी हाइड्रोजन अटैच वो आपके अल्फा हाइड्रोजन, सॉरी बीटा हाइड्रोजन। तो इसमें क्या होता है कि अल्फा पर से तो हेलोजन जाएगा ऑब्वियसली, वो तो जाएगा ही जाएगा, उसके साथ साथ जो आपका बीटा कार्बन है ना उसके पास से भी एक हाइड्रोजन चला जाएगा, इसी वजह से हम इसे बोल देते हैं बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, या फिर हम इसको डीहाइड्रो हेलोजिनेशन भी बोल देते हैं, बिकॉज आपका यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी जा रहा है एंड आपका एक हेलोजन भी जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जब यहाँ से ये चला गया, यहाँ से ये चला गया, तो इन दोनों कार्बन के बीच में बन जाता है डबल बॉन्ड और फॉर्मेशन हो जाता है आपका एल्कीन का। उसी के ही यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं। आगे आ जाइए, रिएक्टिविटी देखिए हेलो अरीन्स की। तो जो हेलो अरीन्स हैं वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए हो जाती हैं लेस रिएक्टिव ड्यू टू द रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ऑफ एरोमेटिक रिंग। देखिए अभी मैंने बताया न्यूक्लियोफाइल मतलब क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूक्लियस लविंग। न्यूक्लियस लविंग यानी कि उसके पास नेगेटिव चार्ज होगा और वो ना ऐसे के पास जाना चाहता है जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज उसे बहुत सारा मिल जाए। अब आप खुद सोचिए, अगर मैं एक हेलो अरीन की बात करूँ, जैसे कि मैंने क्लोरोबेंजीन ले लिया, क्लोरीन के पास क्या होता है, क्लोरीन के पास होता है लोन पेयर, तो वो अपने लोन पेयर दे देता है बेंजीन को और बेंजीन उसे क्या करता है, आगे 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 घुमाता रहता है। तो देखो ना कितनी स्टेबलाइजेशन है ना। और अगर वो अपने इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है यानी कि वो बेंजीन पर नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है, तो अगर वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है तो उसके पास जो इलेक्ट्रोफाइल आने के लिए करेंगे ना, तो जो हेलो अरीन्स हैं वो किसके लिए एक्टिव होते हैं, दे आर एक्टिव फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि वहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल आना पसंद क्यों कर रहा है, बिकॉज वहाँ पर नेगेटिव चार्ज बहुत सारा है एंड इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग है ना, तो यहाँ पर वो एटम्स आने को कोशिश करते हैं, आने की कोशिश करते हैं। न्यूक्लियोफाइल्स क्यों आने की कोशिश करेंगे, उन पे तो ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है, वो तो वहाँ जाएंगे जहाँ पर उन्हें पॉजिटिव चार्ज दिखेगा, ठीक है। तो जो हेलो अरीन्स होते हैं दे आर नॉट एक्टिव फॉर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बट यस दे रेडिली रिएक्ट विद इलेक्ट्रोफाइल्स, क्योंकि उनके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है ड्यू टू द रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन इफेक्ट, ठीक है। वही आगे लिखा हुआ है कि देखिए ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस बहुत जल्दी से करते हैं, जैसे कि नाइट्रेशन एंड सल्फोनेशन। नाइट्रेशन अभी हमने पीछे पढ़ा है एरोमेटिक चार्ट में, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में अगर आप बेंजीन की रिएक्शन कराओगे तो आपको नाइट्रोबेंजीन मिल जाएगा, ठीक है। वो आपका एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का ही एग्जाम्पल था। नाउ अगर आपको न्यूक्लियोफिलिक, ऑब्वियसली देखो खुद से तो वही होगा, जैसे इलेक्ट्रोफिलिक तो खुद से हो जाएगा, बट अगर आपको नहीं, आपको ज़बरदस्ती है कि नहीं मुझे तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं कराना है, तो भाई ज़बरदस्ती आप कुछ भी करा सकते हो, है ना। तो अगर आपको ऐसा कुछ करवाना है तो ये कुछ ड्रास्टिक कंडीशंस के अंडर ही होता है, जैसे कि बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर और आपने प्रेशर कर दिया, तो जब आप इतना ज़्यादा किसी चीज़ पर प्रेशर डालोगे तो वो तो हो ही जाएगा। तो ये था आपका रिएक्टिविटी ऑफ हेलो अरीन्स। फटाफट से कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन के बारे में बात कर लेते हैं चैप्टर की। अभी मैंने बताया ही था वुड्स रिएक्शन होती है आपकी। वुड्स रिएक्शन, इसमें क्या होता है, फॉर्मेशन हो जाता है आपके एल्केन्स का। कैसे एल्केन्स का, आप क्या करते हैं, आप हेलो एल्केन्स को ले लेते हैं, सोडियम के साथ रिएक्ट करवा देते हैं और आपके एल्केन्स बन जाते हैं। इसका एक ड्रॉबैक आता है कि ना आप यहाँ पे अनसिमेट्रिकल नहीं बना सकते, बिकॉज मैंने आपको बताया कि जितने भी जो आपका हेलो एल्केन होगा ना, उसमें जो एल्केन वाला पार्ट होगा वो डबल हो जाएगा। तो जब वो डबल हो जाएगा तो वो ऑब्वियसली सिमेट्रिकल बनेगा। तो यहाँ का एक ड्रॉबैक होता है आपका वुड्स रिएक्शन का कि आप अनसिमेट्रिकल एल्केन को नहीं बना सकते। यहाँ से एग्जाम्पल देख लीजिए, आपका ये RX था, इसके साथ हमने 2N ले लिया और ये एक और ले लिया, तो क्या होगा, ये दोनों X तो अलग हटके Na के साथ जुड़ जाएंगे एंड ये R और R' एक दूसरे के साथ जुड़ के बना लेंगे एल्केन। हर जगह आपका ये नहीं लिखा जाता,
बेसिकली आपका इतना ही आता है C2H5Cl एंड आप 2N में लिखा आता है, देन ड्राई ईथर के साथ जब आप रिएक्शन कराएंगे तो वो C4H10 बन जाएगा एंड 2NaCl बन जाएगा। सेकेंड है आपकी फिंकलस्टीन रिएक्शन। फिंकलस्टीन रिएक्शन और आपकी ये दो रिएक्शन होती है, स्वार्ट्स रिएक्शन एंड फिंकलस्टीन। अभी आप फिंकलस्टीन को देखिए। फिंकलस्टीन में क्या होता है कि आप इसमें क्या होता है, हेलोजन एक्सचेंज हो जाता है, मतलब आएगा तो हेलोजन बट दूसरा हेलोजन आएगा। जैसे कि देखिए CH3Cl था, इसकी रिएक्शन आपने कराई Na से तो Cl हट जाएगा, NaCl अलग निकल जाएगा एंड CH3 के साथ आपका आयोडीन जुड़ जाएगा, आयोडोफॉर्म बन गया। ठीक है, यहीं पे देखो एंड रिमेंबर फिंकलस्टीन रिएक्शन जो होती है ये आपकी SN2 रिएक्शन है। प्लीज रिमेंबर, MCQs में बहुत पूछा जाता है फिंकलस्टीन रिएक्शन कौन सी रिएक्शन है। इट इज SN2 टाइप ऑफ रिएक्शन। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन ही हो रहा है, ध्यान से देखिए। आयोडीन पर भी नेगेटिव चार्ज, आयोडीन इज ऑल्सो अ न्यूक्लियोफाइल एंड आपका क्लोरीन इज ऑल्सो अ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल का आपका सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है कौन सा, SN1 या SN2, तो फिंकलस्टीन इज SN2 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, ये किसकी प्रेजेंस में होता है, NaI एंड ड्राई एसीटोन। फिर से वही, सोडियम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है इसीलिए हम ड्राई एसीटोन ले लेते हैं ताकि इतना रिएक्ट ना करे, ज़्यादा विगरस रिएक्शन ना हो एंड आपको यहाँ पर आयोडो इथेन मिल जाता है। ठीक है, आगे चलें। हेलोअरीन्स पे अगर हम आ जाएंगे, वैसे अभी हमने देख लिया उस चार्ट में, बट फिर भी जस्ट फॉर क्विक रिविजन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में आपको फिनॉल एंड एनिलीन मिल जाएगा। जैसा कि मैंने कहा था कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हम हेलोअरीन्स में नहीं देख पाते हैं, बट अगर हम टेम्परेचर प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ा दें तो हमें मिल ही जाता है। जैसे कि हमने देखा था कि हम क्लोरोबेंजीन से नहीं बना पा रहे थे फिनॉल डायरेक्टली एक्वस QoH डाल के, तो हमने डोज प्रोसेस किया, हमने कितना ज़्यादा टेम्परेचर 623 केल्विन का हमने टेम्परेचर किया, 300 ATM का उस पर प्रेशर डाला, तब जाके उसने फिनॉल मतलब वो बना। सिमिलरली जब हमने एनिलीन भी बनाया तो उस केस में भी हमने क्या करा था, पहले हमने बेंजीन पे कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और H2SO4 डाला जिससे हमें नाइट्रोबेंजीन मिला, फिर उसके बाद हमने SNHCl वगैरह डाल के बनाया था। ठीक है, तो ये सारी आपकी हेलोजिनेशन हो गई, ये हम पीछे पढ़ चुके हैं। दिस इज योर नाइट्रेशन। सल्फोनेशन भी इसी की तरह है, इसमें क्या करते हैं, हम फ्यूमिंग H2SO4 डालते हैं, बेंजीन पे आपका SO3H आ जाता है। दिस इज योर फीडरक्राफ्ट एल्काइलेशन, फीडरक्राफ्ट एसाइलेशन, सब कुछ हम पीछे पढ़ चुके हैं। अब आता है आपका ये आपका डोज प्रोसेस ही है कि देखिए ये आपका क्लोरोबेंजीन था, इसके साथ आपने NaOH को जोड़ा 623 केल्विन पे, ये आपका NaOH या KOH कुछ भी हो सकता है। फिर आपने क्या करा, 623 केल्विन टेम्परेचर लिया, 300 ATM का प्रेशर लिया, डाइल्यूट HCl डाला एंड आपको मिल गया फिनॉल। ठीक है जी, आगे आ जाइए। कुछ हम इसके यूजेस और एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स देख लेते हैं। तो इसके यूजेस क्या है, कैसे कैसे आपके हेलोएल्केन्स एंड हेलोअरीन्स यूज़ होते हैं। ये सॉल्वेंट्स की तरह यूज़ होते हैं, रेफ्रिजरेंट्स, जैसे कि आपने बहुत क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के बारे में, CFCs के बारे में सुना ही होगा, तो ये आपके रेफ्रिजरेंट्स की तरह भी यूज़ होते हैं, फार्मास्यूटिकल्स में भी यूज़ होते हैं, एग्रोकेमिकल्स की तरह भी एंड कुछ सिंथेटिक इंटरमीडिएट्स की तरह भी यूज़ होते हैं। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट इसका यही है, कुछ ऐसी आपके हेलोएल्केन्स हैं जैसे कि CFCs ओनली, बहुत पॉपुलर हेलोएल्केन है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, हमने इनके बारे में बहुत सुना है एंड आई होप आप सबको पता ही होगा कि ये ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस में से एक है। जो हमारी ओजोन लेयर है जो कि हमें UV रेस से प्रोटेक्ट करती है, ये उसको बहुत जल्दी से डिप्लीट करती है, जिसकी वजह से बायो एक्यूमुलेशन और एनवायरनमेंट में टॉक्सिसिटी बढ़ती जा रही है। सो नाउ द डिस्टिंग्विश अगर हम करने लग जाएं हेलोएल्केन एंड हेलोअरीन के बीच में, तो भाई देखो हेलोएल्केन जो है वो किसके साथ जल्दी रिएक्ट करेंगे, उसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ज़्यादा जल्दी होगा। सोचो ना, क्योंकि उसमें क्या है कि आपको आपने वहाँ पे कोई रेजोनेंस का चक्कर है ही नहीं। हेलोअरीन में भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाता है, बट वहाँ क्या आ जाती है, वहाँ पे एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ जाती है रेजोनेंस की वजह से, तो वहाँ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होता। बट हेलोएल्केन को तो ज़्यादा सही यही लगेगा ना कि एक नेगेटिव एटम को हटाओ, दूसरा नेगेटिव एटम दोबारा आके जुड़ जाएगा, तो हेलोएल्केन में ज़्यादा जल्दी होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। वहीं पर हेलोअरीन्स में ज़्यादा जल्दी कौन सा होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सो दिस वाज द मेजर डिफरेंस बिटवीन हेलोएल्केन एंड हेलोअरीन्स. And that's all. Thank you for watching this video till now, and I hope you'll obviously like it. And if there is any suggestion that you want to give me, or you have any doubt in this video, or on any particular topic, so do let me know in the comment section. And आपको
बेसिकली मेरा फ्लो तो यही रहने वाला है कि पहले ऑर्गेनिक देन इनऑर्गेनिक देन फिजिकल। बीच में अगर कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट है या फिर कोई भी ऐसा 11th का आपका कॉन्सेप्ट है या कुछ भी आपको समझ नहीं आता एंड इफ़ यू वांट कि मैं उस पर एक पर्टिकुलर सेपरेट वीडियो बनाऊं, तो डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन, मुझसे आप शेयर करें। एंड अगर ऐसी कोई भी सजेशन है जो आप मुझे देना चाहते हैं विच आई शुड अपग्रेड इन माई टीचिंग मेथड्स, कि भाई मैं कुछ अपग्रेड करूँ अपने टीचिंग मेथड्स में या कुछ और ऐड ऑन करूँ इसके साथ, तो प्लीज़ वो सब भी आप मुझे बताएं, अपने व्यूज़ को शेयर करें। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।